सास और ससुर जब जब अपनी धेवती को देखा करते थे, देखते ही खुश हो जाया करते थे। वो खिलखिलाते हुए उनके पास आती थी और उसको वो सीने से लगाते थे। सीने से लगाने के बाद कहते थे कि हमारी जो धेवती है वो दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर धेवती है। लड़की भी खुश हो जाया करती थी। लेकिन जो इस घर की बहू है, इस घर की बहू को ये तारीफें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ननद की लड़की जब अपने सास ससुर के सामने आती थी तो उस बात को देखकर बड़ा गुस्सा करने लगती थी। गुस्सा इसलिए उसको आता था, उसको एक बेटा होता है, लेकिन बेटे की ऐसी तारीफ नहीं होती थी जैसे कि ननद के लड़की की तारीफ होती थी। उसके मन में गुस्सा इतना पालने लगता है। अब जहां भी जाती थी वहां वहां किसी बच्ची की तारीफ होती थी तो उसे खासकर गुस्सा आता था। इसलिए सुंदर लड़कियों को देखकर ही उसका खून खोल उठता था और उसने ऐसे करते करते कत्ल करना शुरू कर देती है। कत्ल करते करते संख्या बढ़ रही थी और इसी बीच में उसका जो बेटा था, खुद का बेटा यानी कि सगा बेटा भी या अपनी मां को कत्ल करते हुए देख लेता है। तभी उस महिला के मन में ख्याल आता है कि वो इसका भी कत्ल कर देगी। और ठीक वैसे ही किया, उसने अपने ही बेटे को मार डाला, ये सोचकर कि एक चश्मदीद है वो हमेशा के लिए मर जाएगा और साथ ही लोगों की सिंपैथी इसके ऊपर आएगी कि बाकी बच्चे भी मारे गए तो इसका खुद का भी बेटा मारा गया है। लेकिन एक दिन वो पकड़ी जाती है। पकड़ी कैसे जाती है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि पढ़ी लिखी साइको किलर की ये कहानी है जो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के पानीपत की। पानीपत का एक थाना लगता है इसराना और इसराना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नौलथा। ये तारीख है 1 दिसंबर 2025 की। नौलथा गांव का एक लड़का होता है, नाम उसका अमन पुत्र सतपाल। इसकी बारात की विदाई चल रही थी। महिलाएं गीत गा रही थी और गीत गाते गाते ही उसको गांव से थोड़ा बाहर छोड़ के आने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो यहां से बारात विदा होके जाए और अपनी दुल्हन को लेकर आ जाए। इसी बीच में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन छोटे छोटे बच्चों को शगुन दिया जा रहा था। शगुन देते देते बच्चों का नाम की आवाज लगती थी और आवाज लगने के साथ ही उनको जो पैसे देने होते थे वो पैसे दिए जा रहे थे। इसी बीच में एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, नाम उसका विधि होता है। विधि को आवाज लग रही थी लेकिन विधि का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। विधि की जो मां होती है वो अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर अपने बेटी को लगातार आवाज लगा रही थी। तभी वो अपनी सास के पास जाती है और सास से जाकर कहती है कि देखो विधि दिखाई नहीं दे रही है, एक बार देखो तो सही वो कहां है। अब दादी अपनी ही पोती विधि को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले उसने अपने बेटे संदीप को फोन किया। संदीप को फोन करके कहा कि क्या बेटी तुम्हारे साथ बारात में गई हुई है। संदीप कहता है नहीं मां, मेरे साथ तो बारात में नहीं आई है, क्या हुआ। वो कह रहा है, मां कहती है कि बेटा मैं विधि को काफी देर से तलाश कर रही हूं लेकिन मिल नहीं रही है, एक बार पता तो करो कहीं किसी और दूसरी गाड़ी में बैठकर कहीं बारात में तो नहीं चली गई है। संदीप भी इस मामले को सीरियस लेता है और सीरियस लेने के बाद वो अपनी बेटी को अलग अलग गाड़ियों में जो लोग थे उनसे फोन करके पूछता है कि भाई क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है या किसी गाड़ी में किसी बच्चे के साथ तो नहीं बैठी है। ज्यादातर बाराती मना कर देते हैं कि विधि ना तो हमारे साथ आई है और ना ही हमने किसी गाड़ी में उसे बैठे हुए देखा है। संदीप घबरा जाता है और संदीप अपनी जो गाड़ी थी उस गाड़ी को बजाय बारात में ले जाने के वो वापस मोड़ देता है, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर की तरफ चल देता है। इधर वो घर की तरफ आता है। अब वो अपने पिता को भी बताता है कि क्या पिताजी, क्या विधि तुम्हारे साथ है। तो पिताजी भी साफ मना कर देते हैं। कई बाराती ऐसे थे जो बीच रास्ते से वापस लौट कर आ जाते हैं इस लड़की को ढूंढने के लिए, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग थे वहां सबसे पूछा जाता है। जिसके साथ विधि खेल रही थी उन सबसे पूछा जाता है। लेकिन विधि का जब कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था तो किसी बच्चे ने कहा कि मैंने उसको छत की तरफ जाते हुए देखा था। जैसे ही छत की तरफ जाने वाली बात आती है तो दादी दौड़ते हुए इस छत की तरफ जाती है और जाने के बाद हर जगह तलाश करती है। एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम का बाहर से कुंडा लगा हुआ था। उसने उस कुंडे को जैसे ही खोला और उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा दादी ने, तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल एक टब है प्लास्टिक का और टब के अंदर पानी है और पानी के अंदर जो उसकी पोती है विधि, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास है, वो औंधे मुंह उसके अंदर पड़ी हुई थी और जो उसके पैर थे वो जमीन से यानी कि छत से लगे हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी चीखें सुनने के बाद जितने भी घर में लोग थे, मेहमान थे, वो सब दौड़ते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं। यहां आने के बाद जिस रूप में विधि को देखा था उसने किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आखिरकार इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। सबने ही अब इसमें यहां रोना पीटना शुरू हो जाता है। इसी बीच में उस बच्ची के दादा पाल सिंह भी मौके पर पहुंच जाते हैं, जो कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर होते हैं। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने जब अपनी ही पोती को जिस रूप में देखा, उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं है बल्कि यह कत्ल है। जब यह कत्ल वाली बात कहते हैं तो उसके बाद फिर जो घर में जितने भी मेहमान हैं, जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं कि देखो ये पुलिस से रिटायर हुए, किस तरह की बातें कर रहे हैं, अजीब तरह की बातें, अभी भी इनके दिमाग में पुलिस घूमती रहती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास तर्क है, इसलिए तर्क के साथ कह सकता हूं कि ये जो टब है महज 1 फुट का है और बच्ची की लंबाई ज्यादा है, वो किसी भी कीमत पर इसमें डूब नहीं सकती। इसको ऐसा लग रहा है जैसे पकड़ा है, पकड़ने के बाद इसके गर्दन को डुबाने की कोशिश की गई है। यदि ये डूबती तो इसके पैर भी इसके अंदर होते, लेकिन वो अंदर जा नहीं सकती थी, ऐसा लग ही नहीं सकता। और दूसरा तर्क यह है कि किसी ने इसका कत्ल करने के बाद स्टोर के रूम को बाहर से बंद कर दिया है।
बस इतना था। घर वालों ने, परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कहावत है कि जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए पाल सिंह को गुस्सा था और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की जांच पड़ताल कराकर ही मानूंगा। तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने मौके पर आने के बाद जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है, पुलिस ने भी उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा जो बाकी घर के परिवार के लोगों ने देखा था, और देखते हुए पुलिस ही मान जाती कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें बात है, जरूर इस बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना जरूर हुई है, यह हादसा नहीं हो सकता। लेकिन किसने किया, क्यों किया, कई सवाल थे और कई सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी। तभी जब हर सदस्य से जो घर के अंदर मौजूद था या नहीं भी मौजूद था, जो यहां से बारात में जा चुका था, सबसे बारी बारी से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस जब पूछ रही थी तो तभी एक महिला ने एक नाम लिया और वो नाम था पूनम का। ये नवीन की पत्नी है, नाम उसका पूनम है, उम्र उसकी 32 साल के आसपास है और वो रहने वाली सोनीपत के गांव भावड़ की है। उससे भी कुछ पूछिए, क्योंकि उस वक्त मैंने उसको जो कपड़े देखे थे वो कपड़े बिल्कुल गीले पड़े थे। गीले क्यों हो सकते हैं, और गीले कपड़े तभी होंगे जब पानी इसके ऊपर जाएगा। पानी आखिरकार क्यों आया, कैसे आया? जब मैंने उससे पूछा तो उसने तर्क दिया कि उसको पीरियड हो रहे थे, लेकिन यही बात किसी दूसरे ने पूछी तो उसने कहा कि उसके कपड़ों पर दूध गिर गया था, इसलिए दूध गिरने की वजह से ही थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हुई। एक को बताया कि पीरियड हो रहे हैं तो इसलिए उसने अपने कपड़े बदल दिए, दूसरे को बताया कि उसने दूध गिर गया था, इसलिए दूध को उसने साफ करने की वजह से पानी ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने कपड़े बदल दिए। अब पुलिस के लिए कोई और सस्पेक्ट नहीं था, प्राइम सस्पेक्ट में एक यही था, लेकिन पुलिस ऐसे किसी पे कैसे हाथ डाले। तभी घर की जितनी भी महिलाएं थी सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। एक जगह इकट्ठा करने के बाद कहा जाता है कि हम एक टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट में जो पास हो जाएगा वो जाता रहेगा और जो फेल होगा उसको हमारे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। सभी से बारी बारी से सवाल किए जा रहे थे और पूनम से भी सवाल किए जाते हैं। पूनम से जब सवाल किए जा रहे थे तो पूनम के सवालों के जवाब देते देते जुबान लड़खड़ाने लगती है, और जब जुबान लड़खड़ा रही थी तो पहले कुछ और जवाब देती थी, दूसरी बार में वही सवाल का दूसरा जवाब देती थी, तीसरी बार में वही सवाल का तीसरा जवाब देती थी। यानी कि एक सवाल के कई कई जवाब आते थे। तब पुलिस को लगता है कि ये हो ना हो, बार बार ये बयान बदलना ही पूनम का उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तो उसने कहा जी हाँ, मैंने ही कत्ल किया है। पुलिस वाले एकदम से सन्न रह जाते हैं, सकपका जाते हैं कि पूनम आखिरकार क्या बोल रही है, तुमने कत्ल किया है तो क्यों किया है? उसने कहा कि मुझे सुंदर लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो भी सुंदर लड़की दिखाई देती है मेरा खून खोल उठता है, मेरा मन करता है कि मैं इसे मार दूं। इतना सुनने के बाद पुलिस अभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार क्यों, क्या, तो उसने फिर अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये कोई पहली बच्ची नहीं है, इससे पहले भी वो कई कत्ल कर चुकी है। जैसे ही कई कत्ल की बात आती है तो उसके बाद जितने भी घर में लोग थे सब के सब डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिरकार पूनम ये क्या बात कर रही है। दरअसल उसने पहला जो कत्ल किया था वो 13 जनवरी साल 2023 की बात है। सोनीपत के गांव लगता है गंगाना, और गंगाना की रहने वाली उसकी सगी ननद होती है जिसका नाम पिंकी होता है। पिंकी अपने मायके आई थी, मायके था उसका भावड़ जो कि सोनीपत में ही गांव लगता है। साथ में उसकी इशिका होती है 9 साल की बेटी। जब आती है तो उसके घर के जितने भी सदस्य होते हैं इशिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खुश इसलिए हो जाते हैं कि वो प्यारी सी बच्ची है, जब तैयार होती है तो तैयार होकर और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन पूनम के बेटे की कोई तारीफ नहीं करता और उसकी सब तारीफ करते हैं। एक दिन ऐसा मौका मिलता है, मौका मिलने के बाद वो घर में ही बने हुए पानी की टैंक में उस लड़की को डाल देती है, गिरा देती है, और वो तब तक उसको बाहर नहीं निकलने देती जब तक क्या उसके प्राण नहीं निकल जाते। यानी कि अपनी ही ननद की बेटी को वो इस तरह से पानी में डुबोकर, टैंक में डुबोकर मार डालती है। उसका 3 साल का बच्चा है, नाम उसका शुभम है। शुभम अपनी माँ की इन सब हरकतों को देख रहा था। देखते ही देखते अब उसकी माँ को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा ना हो कि पूछताछ करे और ये इस दृश्य को किसी को बयां कर दे। छोटे बच्चे कभी झूठ तो बोलते नहीं है, लेकिन पूनम के दिमाग में ख्याल आता है, इसलिए वो अपने ही बालक को पकड़ती है, 3 साल के उस बच्चे को उसी टैंक के अंदर डाल देती है और जब तक वो उसे डुबा के रखती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। जब ये सब हो जाता है उसके बाद वो एक कहानी रचती है, और कहानी कुछ ऐसे रचती है कि टैंक में उसका खुद का बेटा गिर गया था और इशिका उसे बचाने की वजह से ही उसकी भी मौत हो जाती है। रो रो कर घर में बुरा हाल कर देती है। घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी उसे समझाते हैं, बुझाते हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, भगवान को शायद यही मंजूर था। इस तरह से कह कहकर जो पूनम थी उसको शांत कर दिया जाता है। पूनम भी शांत हो जाती है और वो खुशी थी मन ही मन में, क्योंकि एक चश्मदीद था वो भी मर चुका था और दूसरा ये है कि इसका खुद का बच्चा मरा है तो कोई इस पर क्या शक करेगा। लेकिन एक बात और थी, उसका बच्चा इतना खूबसूरत नहीं था, इसलिए जो एक कांटा था मन में, उसके बच्चे की कोई तारीफ नहीं करता था और दूसरे बच्चों की तारीफ होती थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से पूरी तरह से हटा दिया और किसी को इस पर शक नहीं हुआ और अंतिम संस्कार कर दिया। और उसे जो एक कम सुंदर बेटे से छुटकारा मिल जाता है और उसकी ननद की जो लड़की थी जिसकी हमेशा घर के अंदर तारीफ होती थी, उससे भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आगे कहानी बढ़ती है
18 अगस्त 2025 की बात है। मायके के जो उसका मायके है वो पानीपत के गांव सिवाहा में है। सिवाहा में चचेरे भाई की एक बेटी होती है, नाम उसका जिया होता है। जिया की उम्र 6 साल के आसपास होती है। उस वक्त घर में कोई नहीं था। उस बच्ची को वो मौका पाती है, जिया को अपने साथ पशु के जो पशु बाड़ा होता है वहां पर लेके चली जाती है। और वहां ले जाने के बाद पानी की हौद होती है, वो पानी की हौद जिसमें पशु पानी पीते हैं। मौका पाते ही उसने उस जिया को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी गर्दन सहित पानी के अंदर डुबो दिया और वो तब तक उसको डुबो के रखती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि इस बार लोगों को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं पूनम का इसमें रोल गलत है, लेकिन परिवार के बाकी लोग जिद पर अड़ जाते हैं कि हमारी पूनम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आप कैसी बात कर रहे हैं। ये घर वालों ने भी इसे एक इत्तेफाक माना, एक इसे हादसा माना और हादसा मानकर इस बात को वो भूल जाते हैं और इस बच्ची के भी अंतिम संस्कार कर देते हैं और ये मामला पूरी तरह से दब जाता है और किसी को इस बात का एहसास नहीं होता। और वो 2 बार में 3 कत्ल कर चुकी थी, किसी को इस बात का एहसास नहीं था। ऐसी ही एक मौके की तलाश में थी, वो भी शादी में गई थी, उसका पति भी शादी में गया हुआ था और शादी में जाने के बाद जब विदाई समारोह चल रहा था, बारात की विदाई चल रही थी, बच्चों को शगुन दिया जा रहा था, इसी बीच में मौका मिलता है और वो विधि की हत्या करने की प्लान बनाती है। और वो सोच लेती है कि विधि को वो जब सबके सब लोग बिजी होंगे तभी वो बहाने से उसे बुलाएगी और बुलाने के बाद विधि को, वो 6 साल की विधि होती है, उसको वो ऊपर लेके जाती है छत पर। लेकिन शायद किसी बच्चे ने या किसी ने देख लिया था उस बच्चे को छत की तरफ जाते हुए और यहां से ऊपर से जब उतर के आ रही थी ये पूनम, तो उसकी जो साड़ी थी वो गीली हो चुकी थी, जो उसके हाथ थे वहां पर समय पानी था। यही बात किसी ने नोट कर ली। उसने कहा कि अगर पानी में जाओगे तभी तो हाथ भीगेंगे और यहां पर वो सबूत अपने साथ लेके आई थी। उस महिला ने पुलिस को थोड़ा सा इशारा दिया और इशारा देने में ही वो सस्पेक्ट के आधार पर जब उससे पूछताछ होती है तो पूछताछ के दौरान वो अपने सवालों के सही से जवाब नहीं दे पा रही थी और वो पकड़ी जाती है। जब पकड़ी जाती है तो उसके बारे में फिर पुलिस ने जानकारी जुटाना शुरू किया। साल 2019 में उसकी शादी होती है और जब शादी होती है तब वो राजनीति शास्त्र से उसने एमए की पढ़ाई की हुई थी और जब शादी करके अपने ससुराल में आती है तब उस वक्त उसने बीएड की परीक्षा भी पास की थी, यानी कि ससुराल में उसने बीएड की परीक्षा पास की और अच्छी पढ़ी लिखी होती है। फिलहाल जब वो कत्ल करती है, कत्ल के दौरान उसको एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 18 महीने के आसपास होती है। वो फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। लेकिन जो बच्चा है 18 महीने का, उस बच्चे की परवरिश की भी बाकी अपने आप में जिम्मेदारी है, कौन निभाएगा कौन नहीं निभाएगा। लेकिन जब इसके पति से बात की जा रही थी तो पति को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। उसे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि उसके बेटे का कत्ल उसकी मां ने किया है, यकीन नहीं होता। और जब भांजी के बारे में उसे पता चला, इशिका के बारे में, तब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि अच्छा हुआ कहीं और बच्चे न मारे जाते, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया था। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे निशाने पे कोई और भी था, तो उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि 18 महीने का जो उसका खुद का बेटा है वो भी उसके निशाने पर था और परिवार की एक लड़की और थी जो उसके निशाने पर थी। हालांकि वो लड़की कौन थी उसने उसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बड़ी परेशानी में थे कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। और भी इसके मामले जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि एक पड़ोसी लड़का होता है, उसकी आत्मा इसके अंदर आ जाया करती थी, मर्दों की तरह आवाज निकाला करती थी और कई बार वो जोश में ये बता भी दिया करती थी कि उसने 3 कत्ल कर रखे हैं। तब भी किसी को एहसास नहीं हुआ। अगर ये एहसास हो जाता तो शायद विधि कभी नहीं मारी जाती, या अब जो आगे भविष्य में जो उसके वो सलाखों के पीछे रहेगी तब वो किसी को क्या मारेगी। जब पुलिस ने पड़ताल की थी तो उत्तर प्रदेश में कैराना जगह लगती है, वहां का एक तांत्रिक है जो इस महिला के संपर्क में है। हालांकि उस तांत्रिक का क्या रोल है क्या नहीं है, इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। उधर जिया के पापा को जैसे ही पता चला कि इसने मेरी बेटी की हत्या की थी, जिया के पापा जो कि इस पूनम के चचेरे भाई लगते हैं, उन्होंने जाकर थाने में, ये औद्योगिक सेक्टर 29 में एक थाना लगता है, वहां जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस मामले की पड़ताल तो खैर चली रही थी। तभी किसी को याद आता है कि 3 साल पहले विधि के ऊपर उसने खोलती हुई चाय डाल दी थी, लेकिन विधि की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, उस दिन तो वो बच गई थी। जब उससे पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ, उसने कहा मेरा पैर फिसल गया था और पैर फिसल गया था इसलिए चाय गिर गई, लेकिन चाय से वो बच जाती है। तब लोगों को उसकी एक एक बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर, हर एक एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पूनम ने कहीं और तो किसी का कत्ल नहीं किए थे, शादी से पहले तो किसी को नहीं मारा था, क्या उस सुंदरता नाम की चीज से उसे इतनी नफरत हो जाती है कि वो साइको किलर बन जाती है और एक एक करके उसने 4 कत्ल कर डाले थे। तो इसे हर पहलू पे पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और खुलासे के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक महिला ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।